तो कल हमने कंप्लीट किया था आरबीआई के बारे में 2 पॉइंट। आरबीआई का इन्फ्लेशन डिफ्लेशन, आरबीआई के 2 मेथड क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, यही पढ़े थे। क्वांटिटेटिव मेथड जो हमने पढ़े थे उसमें तो मैथमेटिकल टर्म्स आ रहे थे, कुछ परसेंटेज वगैरह की बात कर रहे थे, और क्वालिटेटिव में डिस्कशन था। आरबीआई बैन कर देता है किसी बैंक को, डिफ़ॉल्टर डिक्लेयर कर दे, या लाइसेंस कैंसिल कर दे, या हमने पढ़ा था मार्जिन रिक्वायरमेंट, या हमने पढ़ा था मोरल सुएशन, ये सब पार्ट थे क्वालिटेटिव के। तो यहाँ तक की कहानी हमने कंप्लीट कर ली थी। अब उसके बाद पार्ट आता है एनपीए की प्रॉब्लम, हमने डिस्कस किया था। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, बैंकों का डूबा हुआ कर्ज। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए बैंकों को कुछ ज़्यादा पावर दी गई, कुछ नए रूल बनाए गए। एक रूल हमने पढ़ा था, कौन सा? इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अब एक पॉइंट समझिए, एनपीए की जो प्रॉब्लम है वो इतनी ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम थी कि जब ओल्ड गवर्नमेंट थी, जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी, उस समय 7 लाख करोड़ के आसपास एनपीए था। और जब नई गवर्नमेंट भी पावर में आई है, इन्होंने कुछ मेजर्स लिए कंट्रोल करने के, पर सक्सेसफुल नहीं हुए हैं। अभी इसका साइज़ इंक्रीज ही होता जा रहा है, 10 लाख करोड़ क्रॉस कर गया एनपीए का जो अमाउंट। और ज़्यादातर जो एनपीए हैं वो गवर्नमेंट बैंक्स के हैं, सरकारी बैंकों से ज़्यादा इस तरह के लोन दिए गए गलत तरीके से। प्राइवेट बैंक के एनपीए थोड़े से कम है, ठीक है। अब इसमें भी अब गवर्नमेंट ने देखो क्या किया, जब न्यू गवर्नमेंट पावर में आई तो एनपीए का साइज़ बहुत ज़्यादा था, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऐसा था बैंकों का जो लॉस हो गया, जो रिकवर होने की उम्मीद नहीं है। तो जब नई गवर्नमेंट पावर में आई, इन्होंने कहा अब कैसे ये अमाउंट आएगा, क्या किया जाए कि ये अमाउंट कुछ मिले। क्योंकि अगर एसबीआई जैसा बैंक या पीएनबी जैसा बैंक डिफ़ॉल्टर हो जाए तो वर्ल्ड में क्या इमेज रही। और अगर इतने बड़े बड़े बैंक आपके डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, इसका मतलब इकोनॉमी क्राइसिस में आ गया। इकोनॉमी क्राइसिस में आ गया, जो भी न्यू इन्वेस्टमेंट आना होगा वो कैसे आ पाएगा फिर। एनपीए एक इतना मेजर इशू है जो इकोनॉमी के ऊपर एक तरह का डेंट लग जाएगा, तो नई इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाएंगी। तो इस अमाउंट को कैसे लाएं? अब बैंकों का तो पैसा चला गया, और बैंकों को स्टेबल करने के लिए क्या करें, क्या मेजर्स लिए गवर्नमेंट ने, किस तरह के मेजर्स गवर्नमेंट ने लिए। देखो इतना पैसा अब चाहिए बैंकों को, तो क्या कहा गवर्नमेंट ने, एक स्कीम शुरू की, जनधन योजना। और क्या कहा कि काफ़ी बड़ा क्राउड, काफ़ी पॉपुलेशन हमारी ऐसी है जिनके बैंक अकाउंट नहीं होते, ये लोग घरों में पैसा रखते हैं, बैंकों में रखेंगे ज़्यादा सुरक्षित होगा, इंटरेस्ट भी मिलता है बैंक में, तो पैसा बैंक में रखना चाहिए। तो जनधन योजना शुरू कर दिया। जनधन योजना में काफ़ी सारे अकाउंट खोल दिए, क्लियर। 60,000 करोड़ रुपये के आसपास, 60,000 करोड़ रुपये के आसपास बैंकों में डिपॉजिट भी हुआ। पर एनपीए का साइज़ 7 लाख करोड़ के ऊपर था और रिकवरी कुछ नहीं हुई, जनधन योजना में पैसा कुछ नहीं आया। तब गवर्नमेंट ने कहा कि इससे बड़ा कोई स्टेप लेना पड़ेगा। तब क्या अनाउंस किया, डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन में क्या बोला गया कि ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा हो गई है, उसको ख़त्म करने के लिए है कि जो हमारी करेंसी है वैसी ही पैरेलल करेंसी पाकिस्तान भी प्रिंट करता है, पत्थर फेंकने के लिए, स्टोन पेल्टिंग के लिए या ड्रग्स के लिए उस तरह के पैसे का इस्तेमाल भी करता है। करप्शन का जो पैसा लोग होल्ड करके बैठे हैं वो भी ब्लैक मनी। व्हाट इज़ ब्लैक मनी? ब्लैक मनी का क्या मतलब है? काले रंग का दिखेगा नोट। अनअकाउंटेड मनी इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। अनअकाउंटेड मनी जो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन नहीं है, गवर्नमेंट की एंट्री में नहीं आ रहा, कहीं टैक्स नहीं पे किया गया उस पर। आप बाहर गए मान लो पराठा खाने, और पराठे वाला डेली 50,000 रुपये अर्न कर रहा है, बहुत नामी पराठे वाला है, 50,000 रुपये वो कैश में ले रहा है और ले जाके उसने घर में रख लिया, कोई टैक्स तो पे नहीं किया, कोई आपको रिसिप्ट तो नहीं देता वो, तो ये ब्लैक मनी है। ऐसा अनअकाउंटेड मनी इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। वो पैसा जिसपे गवर्नमेंट को टैक्स नहीं मिला, ना वो बैंक के थ्रू ट्रांजेक्शन में जा रहा है, दैट मनी इज ब्लैक मनी। अनअकाउंटेड मनी, तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस है कि नहीं, इस मनी पर गवर्नमेंट को रिवेन्यू लॉस है कि नहीं, तो क्या ये इकोनॉमी के लिए भी हार्मफुल है कि नहीं है? करेक्ट। तो लो एक नोट लिख लो वहाँ पर, अनअकाउंटेड मनी इज कॉल्ड एज ब्लैक मनी। अनअकाउंटेड मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। अनअकाउंटेड मनी इज नोन एज ब्लैक मनी। तो डिमोनेटाइजेशन जब किया उसमें इन्होंने कहा कि ब्लैक मनी को कर्ब करने के लिए ऐसा कर रहे हैं, पर जो मनी डिपॉजिट लोगों ने बैंकों में किया, 99% वही मनी डिपॉजिट हो गया जो आरबीआई ने ही प्रिंट कराया था, जो रिकॉर्ड में था। 99% सेम मनी डिपॉजिट हो गया बैंकों में जो आरबीआई के थ्रू ही गया। मतलब पाकिस्तान वगैरह के थ्रू जो करेंसी आ रही है वो ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, और 1% के आसपास रिकवर नहीं हुआ। लोगों ने करेंसी को डैमेज कर दिया, रिवर में डाल दिया, बर्न कर दिया, तो 99% सेम मनी रिकवर्ड। तो वेयर इज़ ब्लैक मनी? इसका मतलब डिमोनेटाइजेशन ब्लैक मनी के लिए तो बहुत इफेक्टिव नहीं रहा,
डिमोनेटाइजेशन का मेन पर्पस बैंकों को स्ट्रेंथन करना था, क्योंकि एनपीए बड़ी मेजर इशू थी, एनपीए का बड़ा मेजर इशू था, तो उसमें यही हुआ। अब उल्टा सोचो, देखो डिमोनेटाइजेशन गवर्नमेंट ने किया तो बैंकों में 13 लाख करोड़ रुपए के आसपास डिपॉजिट हो गया, एनपीए का साइज 9 लाख 10 लाख करोड़ रुपए अराउंड, और डिमोनेटाइजेशन में पब्लिक ने डिपॉजिट कर दिया अराउंड 13 लाख करोड़ रुपए। फिर गवर्नमेंट ने क्या कहा कि अब न्यू करेंसी लाने में टाइम लगेगा, न्यू करेंसी सर्कुलेशन में टाइम लगेगा, तो गवर्नमेंट ने क्या कह दिया कि पर डे की लिमिट 2000 विड्रॉल कर सकते हो, कुछ याद आया? फिर थोड़ा सा और कैपेसिटी बढ़ाया तो कह दिया 4000 पर डे विड्रॉ कर सकते हो, यही बोला। और 5 to 6 मंथ लग गए, 5 to 6 मंथ लग गए करेंसी मार्केट में प्रॉपर तरीके से आने में, लिक्विडिटी को प्रॉपर होने में 6 मंथ का टाइम लग गया। पर अब ये बताओ उन 6 मंथ टाइम में जब करेंसी की कमी थी, क्या बायर मार्केट से ज़्यादा कुछ बाई कर पा रहा था? इसका मतलब मार्केट में सप्लाई तो थी पर डिमांड कम हो गई, तो क्या इसने इकोनॉमी को भी लॉस किया? यस। और जो लेबर वगैरह दिल्ली एनसीआर एरिया में कंस्ट्रक्शन वगैरह में वर्क कर रही थी, अब जो ठेकेदार है जो उसको वर्क दे रहा है वो कैश में डील करते हैं। लेबर तो एजुकेटेड नहीं है, चेक साइन तो नहीं करेगा, चेक डिपॉजिट तो नहीं कर पाएगा, वो लोग कैश में डील करते हैं। जो डेली वेजेस वाले लेबर होते हैं वो तो कैश में वर्क करेगा। आपने डिमोनेटाइजेशन कर दिया, जो कंस्ट्रक्शन करवाएगा उसके पास तो कैश है नहीं, तो लेबर भी अनएम्प्लॉयड हो गए। 1.5 लाख से ज़्यादा लेबर माइग्रेट कर गई दिल्ली एनसीआर एरिया से अपने वापस घरों को। आया कुछ समझ? तो डिमोनेटाइजेशन और न्यू करेंसी प्रिंट करने में भी कॉस्ट लगा होगा, और न्यू करेंसी को बहुत स्पीडली सर्कुलेशन में लाने के लिए एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन यूज़ किए गए, एयरफोर्स के ट्रांसपोर्ट प्लेन यूज़ किए गए करेंसी को पहुंचाने के लिए। इसका मतलब आपने इतना सारा खर्चा कर दिया करेंसी को वापस लाने में। 10 to 12,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने स्पेंड किया वापस न्यू करेंसी को सर्कुलेशन में लाने के लिए। 10 to 12,000 करोड़ रुपए नई करेंसी प्रिंटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, उनमें खर्च किया गया। कुछ समझ पाए? अब हुआ क्या, जब लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ करना शुरू कर दिया 6 मंथ के अंदर बाद में, तो बैंकों में वापस लिक्विडिटी कम होने लगी, तो गवर्नमेंट ने इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किया गवर्नमेंट बैंक्स में, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में इंद्रधनुष 2.0 प्रोग्राम के तहत 2 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए गए। अब इसको उल्टा सोचो कि वाई गवर्नमेंट इन्फ्यूज़ 2 लाख करोड़ रुपए इनटू पब्लिक सेक्टर बैंक। क्यों गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों को दिए? क्योंकि लोगों ने अपना पैसा विड्रॉ किया। तो फिर लोगों ने जमा क्यों किया था? डिमोनेटाइजेशन हो गया था इसलिए जमा किया। तो उससे पहले क्या हुआ था, जनधन योजना लाए थे, उसमें ज़्यादा कुछ पैसा आया नहीं, और ये बार बार डिपॉजिट करवा क्यों रहे हैं? बैंकों का अपना पैसा कहाँ गया? माल्या नीरव मोदी लेके भाग गए। उल्टा सोचोगे तब समझ में आएगी पूरी कहानी। ब्लैक मनी इतना सक्सेसफुल उसमें नहीं रहे ब्लैक मनी को कंट्रोल करने में। ये मेन इशू एनपीए क्या था? डिमोनेटाइजेशन वाला जो मुद्दा है वो मेन एनपीए की वजह से था कि 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों को क्यों दिए? क्योंकि पब्लिक ने जो डिपॉजिट किया था डिमोनेटाइजेशन के बाद, वो पैसा लोगों ने विड्रॉ करना शुरू किया, तो बैंकों का अपना पैसा कहाँ चला गया था? लोग लेके भाग गए, एनपीए हो गया था, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। क्लियर है पूरी बात? और गवर्नमेंट 2 लाख करोड़ रुपए कहाँ से लाई? इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी कि फ्यूल के दाम वर्ल्ड मार्केट में 80% तक नीचे थे। 2014 में जो ऑयल का प्राइस था और 2016 में जो ऑयल का प्राइस था वर्ल्ड मार्केट में 80% कम था। एंड मल्टीपल टाइम गवर्नमेंट इंक्रीज टैक्सेस ओवर फ्यूल्स, दैट्स वाई गवर्नमेंट रिकवर्ड लॉट ऑफ मनी थ्रू फ्यूल टैक्सेस। फ्यूल के ऊपर टैक्स लगा लगा के गवर्नमेंट मनी रिकवर करता गया। तो फ्यूल के ऊपर टैक्स भी किसने भरा है? पब्लिक ने। 2014 में जो फ्यूल पे टैक्स था और 2016 में जो गवर्नमेंट का शेयर था फ्यूल पे, वो टैक्स को इंक्रीज कर दिया मल्टीपल टाइम। वर्ल्ड मार्केट में ऑयल प्राइस 80% डिक्रीज हुआ, पर आपको उतना बेनिफिट नहीं मिला। अगर 80% डिक्रीज होता तो अगर पटना में 70 रुपये लीटर पेट्रोल 14 में था, तो ये 2016 में 80% कम रेट पे होना चाहिए था, पर ये 80% तो कम नहीं हुआ, हार्डली 5 और 10 रुपये कम हुआ। गवर्नमेंट को जो फ्यूल आ रहा था वो 80% कम रेट में, पर आपको तो खाली 5-10 रुपये का बेनिफिट दिया। जो 80 रुपये का ऑयल है वो 16 रुपये मिलना चाहिए जब इतना रेट कम हुआ, पर आपको तो मिला 70 के आसपास, 65 के आसपास। आप खुश हो गए कि 10 रुपीज़ कम हो गए, आपको लगा कम हुआ है, एक्चुअल में वो 80% कम होना चाहिए था। तो बाकी मनी कहाँ गया? गवर्नमेंट ने टैक्स इंक्रीज कर करके रिकवर किया, वहीं से पैसा निकाला। तो इस पूरी स्टोरी में अल्टीमेट विक्टिम कौन रहा है? पब्लिक।
जो पैसा बैंकों में जमा था वो भी पब्लिक का था, लेके भागे वो भी पब्लिक का था, और अल्टीमेटली उसकी भरपाई भी किसने की? ऑयल के ऊपर टैक्स बढ़ा बढ़ा के, अलग अलग चीज़ों पर टैक्स बढ़ा बढ़ा के वो भी पब्लिक नहीं भरा। कुछ थोड़ा बहुत ज्ञान की प्राप्ति हुई है? हाँ, अब देखो उसके आगे बात देखते हैं। तो इंद्रधनुष 2.0 ये क्या प्रोग्राम था? गवर्नमेंट ने 2 लाख करोड़ रुपए इन्फ्यूज़ किए थे पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। एक लाइन लिख लो कहीं, इंद्रधनुष 2.0। अच्छा, एक मिशन इंद्रधनुष भी सुनते रहते हैं अखबार में, कई ऐड वैड देखते हैं रोडों पे, मिशन इंद्रधनुष, ये क्या चीज़ है? नॉर्थ ईस्ट नहीं बेटा, वो सनराइज प्रोजेक्ट था, वो नहीं। मिशन इंद्रधनुष है वैक्सीनेशन प्रोग्राम, टीकाकरण योजना है सरकार की, वैक्सीनेशन प्रोग्राम है मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष इज डिफरेंट, इंद्रधनुष 2.0 इज डिफरेंट। क्लियर? बोथ आर डिफरेंट प्रोग्राम। तो इंद्रधनुष 2.0 लिखो। अंडर दिस गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इन्फ्यूज गवर्नमेंट डिसाइडेड टू इन्फ्यूज under this government decided to infuse 2 lakh crore rupee into public sector banks. 2 lakh crore rupee in public sector banks. 2 lakh crore rupee in public sector banks. फिर बात आती है करेंसी प्रिंटिंग के बारे में कि करेंसी सर हम अनलिमिटेड प्रिंट क्यों नहीं कर देते, इतना सारा करेंसी प्रिंट क्यों नहीं कर देते, सबको 2-2 बैग मिल जाए। ठीक है, करेंसी प्रिंटिंग देखो क्या कंसेप्ट। सबसे पहले चलता था बार्टर सिस्टम कि आपने मेरे को 2 आलू दे दिए, मैंने 3 गोभी दे दिया। बार्टर सिस्टम चलता था कि आपने कुछ काम किया, बदले में हमने कोई चीज़ दे दी। फिर बाद में कंसेप्ट आया करेंसी का, कभी चांदी के सिक्के चले, कभी तांबे के सिक्के चलाए गए, तो करेंसी आने लग गया। बाद में फिर ये नोट प्रिंट होने लग गए, कॉइन, नोट, ये सब कंसेप्ट आया। करेंसी जो प्रिंटिंग करते हैं, क्या कंसेप्ट होता है इसका? 60s तक 67, 68 अराउंड 60s के डिकेड तक आरबीआई स्टैंडर्ड मानता था गोल्ड को। गोल्ड के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग कराई जाती थी, गोल्ड के अकॉर्डिंग प्रिंटिंग कराते थे। क्या मतलब हुआ? फॉर एग्जाम्पल मान लो मेरे पास 1 kg गोल्ड है, एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास 1 kg गोल्ड है, नहीं मान लो एग्जाम्पल है ये। अब फैमिली में 5 मेंबर हैं, इन 5 मेंबर को मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो देयर आर 2 मेथड। या तो मैं इस गोल्ड पीस को 200 ग्राम में 5 पीस में डिवाइड कर दूं और 1 ब्रिक दे दूं, उसको एक पीस दे दूं, या गोल्ड को लॉकर में रख दिया और 5 बॉन्ड पेपर प्रिंट किए ऑफ द सेम वैल्यू। या तो आप 200 ग्राम का फिजिकल गोल्ड ले लो या 200 ग्राम का गोल्ड पेपर ले लो, दोनों का वैल्यू सेम है। वो टोकन जो है पेपर भी उसी वैल्यू का है। तो गोल्ड को रख दिया लॉकर में और 5 बॉन्ड पेपर प्रिंट किए 200 ग्राम ईच। तो 200 ग्राम के 5 बॉन्ड पेपर प्रिंट किए। क्लियर है? कुछ टाइम बाद टोटल मेंबर फैमिली में हुए 10, तो जो ओल्ड बॉन्ड पेपर था उसको हमने कैंसिल किया और 10 पेपर प्रिंट किए, कितने वैल्यू के? 100 ग्राम के 10 पेपर प्रिंट कर दिए। फिर मेंबर हो गए 50, तो हमने 20 ग्राम के पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिए। फिर मेंबर हो गए 100, हमने 10 ग्राम के बॉन्ड पेपर प्रिंट करना शुरू कर दिए। जो ये मैं अनलिमिटेड प्रिंटिंग कर रहा हूँ, कंटिन्यूसली आई एम प्रिंटिंग मोर एंड मोर पेपर, क्या इस कंटिन्यूस प्रिंटिंग की वजह से मेरे पास गोल्ड इंक्रीज हो गया? क्या ये पेपर प्रिंटिंग जो मैं कर रहा हूँ, क्या इससे गोल्ड इंक्रीज हो रहा है? गोल्ड वैल्यू रिमेन सेम 1 kg ओनली, एंड दिस इज अनलिमिटेड प्रिंटिंग। कंटिन्यूसली आई एम प्रिंटिंग मोर एंड मोर पेपर, बट बाई दिस प्रिंटिंग इज दिस रियल वैल्यू इंक्रीज? हिंदी में सुनो पहले, लगातार हम, ये कंफर्टेबली अंडरस्टूड ना हिंदी? हाँ, तो कंटिन्यूसली हम पेपर प्रिंटिंग करते जा रहे हैं, मोर एंड मोर पेपर वी आर प्रिंटिंग। दैट पेपर इज टोकन, यू कैन से टोकन लाइक कि हल्दीराम रेस्टोरेंट में कुछ फूड खाने गए तो टोकन देता है ना, करेंसी के अगेंस्ट में टोकन, रिसिप्ट, दैट टोकन इज पेपर हियर। योर करेंसी इज नथिंग बट पेपर। देखो पैसा है, देखा जाए तो माया, रियल चीज इज गोल्ड। करेंसी इज जस्ट लाइक इल्यूजन, रियल थिंग इज गोल्ड।
क्योंकि डिमोनेटाइजेशन जब हुआ, आपने सुना कि लोगों ने करेंसी को रिवर में डाल दिया, बर्न कर दिया, पर आपने कहीं पर यह सुना कि किसी ने गोल्ड को फेंक दिया? गोल्ड 20 ईयर्स बैक गोल्ड था, आज भी गोल्ड है, 50 ईयर्स के बाद भी गोल्ड होगा। पर पेपर जो था वो पेपर लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया डिमोनेटाइजेशन में, क्योंकि पेपर पे क्या लिखा है? पेपर पे क्या लिखा है? मैं ये प्रॉमिस करता हूँ, पेपर इज़ लाइक अ प्रॉमिस बिटवीन गवर्नमेंट एंड पब्लिक। उसमें क्या लिखा है? मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, लिखा रहता है ना पेपर में। 8 नवंबर को वो प्रॉमिस ब्रेक कर दिया तो करेंसी क्या हो गया? वेस्ट हो गया सारा। भाई क्या लिखा है? मैं धारक को इतने रुपए देने का वचन देता हूँ, 8 नवंबर को प्रॉमिस तोड़ दिया, तो प्रॉमिस तोड़ दिया तो पेपर की क्या वैल्यू रही? कुछ नहीं, बेकार हो गया रखा रखा। समझ पाए? पर किसी ने गोल्ड फेंका, पैसा तो आपने सुना, लोगों ने पैसा फेंक दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं रही, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस हटा दिया। पर गोल्ड तो गोल्ड ही था। इसका मतलब पैसा है माया, रियल चीज़ है गोल्ड। ये कुछ समझ आ रही है बात? अब देखो यहाँ, क्या ये अनलिमिटेड प्रिंटिंग करने से ये गोल्ड इंक्रीज कर गया? नो। अब आप बताओ, अनलिमिटेड प्रिंटिंग करने से ईच टोकन वैल्यू, टोकन की वैल्यू क्या होती जा रही है? इंक्रीज या डिक्रीज? डिक्रीज ना बेटा। 200 ग्राम से 120, 10 ग्राम पेपर, तो जो पेपर की वैल्यू है, मोर स्मॉल एंड स्मॉल टोकन यू आर प्रिंटिंग, स्मॉलर वैल्यू टोकन यू आर प्रिंटिंग, तो ये वैल्यू डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होना मतलब क्या? डेप्रिसिएशन या एप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग करोगे, मनी डेप्रिशिएट हो जाएगा। कई बार सुनते हो रुपया कमज़ोर हो गया, तो रुपया कमज़ोर का मतलब रुपया कोई मरगिल्ला कीकड़ी थोड़ी हो जाता है। रुपया कमज़ोर होने का मतलब उसकी परचेजिंग पावर कम हो गई, परचेज करने की क्षमता कम हो गई। एक बर्गर तुम खरीदने गए, 50 रुपीज़ का बर्गर था, और 2 ईयर्स के बाद यू हैव टू पे 1000 रुपी फॉर द सेम बर्गर, तो इज दिस मनी वैल्यू एप्रिशिएटिंग और डेप्रिशिएटिंग? डेप्रिशिएटिंग। करेंसी बिकम वीकर, वीकर। कुछ समझ आया नहीं? टफ हो गई बात। दोबारा सुनो, अगर आपको सेम कमोडिटी को परचेज करने में ज़्यादा करेंसी लगानी पड़ रही है, तो आपका रुपया कमज़ोर है या मजबूत है? कमज़ोर है। डेप्रिसिएशन ऑफ मनी। तो इतना सारा जो प्रिंट करते जा रहे हो, गोल्ड तो इंक्रीज़ नहीं किया, पर स्मॉलर टोकन प्रिंट करते जा रहे हो, छोटी छोटी यूनिट प्रिंट कर रहे हो, मतलब करेंसी डेप्रिशिएट हो गई। और इतना सारा करेंसी जब होगा, ये कहाँ जाएगा? मार्केट में। तो मार्केट में एक्सेसिव लिक्विडिटी कॉज, बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में पहुंच गई तो क्या होगा? इन्फ्लेशन। अब समझ पा रहे हो कुछ? इतनी ज़्यादा लिक्विडिटी मार्केट में पहुंचा दोगे, आ जाएगा इन्फ्लेशन। और अगर बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी हो गई तो हो जाएगा हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन मीन्स महंगाई। अभी हमारा जो इन्फ्लेशन रेट है 4 to 6% के बीच वेरी करता है एनुअली। इंडिया का जो इन्फ्लेशन रेट है, जो महंगाई दर है, एनुअल इन्फ्लेशन रेट इंडिया का 4 to 6% एनुअल। इफ इट एक्सीड 50% ना, then it is known as hyperinflation, Venezuela like condition. Venezuela and Zimbabwe both countries are under hyperinflation now. हम तो 4 to 6% इन्फ्लेशन रेट से चल बढ़ रहे हैं कि एनुअली 4 to 6% इन्फ्लेशन हो रहा है, पर जिम्बाब्वे और वेनेजुएला यहाँ पर जो इन्फ्लेशन का रेट है ये 50% को एक्सीड कर गया, 50% को एक्सीड कर गया, 50% को एक्सीड कर चुका है। तो वहाँ कंडीशन है हाइपर इन्फ्लेशन। हाइपर इन्फ्लेशन, ये माइक वॉइस ब्रेक हो रही है बार बार, तो कंडीशन है हाइपर इन्फ्लेशन। ठीक है, तो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग करें कि नहीं करें? नहीं करें, क्योंकि दो प्रॉब्लम क्या? डेप्रिसिएशन ऑफ मनी एंड इट कॉज इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन लिखो एक नोट। टॉपिक पूरी तरह समझ पा रहे हो? कुछ रटना तो नहीं पड़ रहा? लिखो नोट। एक्सेसिव ऐसे लिखो, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग कॉज, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग कॉज, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग कॉज, एक तो लिखो डेप्रिसिएशन, एक लिखो इन्फ्लेशन। एक्सेसिव करेंसी प्रिंटिंग कॉज डेप्रिसिएशन ऑफ मनी एंड इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग, unlimited currency printing cause depreciation of money and inflation in the economy. Depreciation of money, inflation in the economy. Depreciation of money, inflation in the economy.
तो ये हमें क्लियर हो गया, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंटिंग इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं होता, ये डेप्रिसिएशन भी कर देगा, इन्फ्लेशन भी लगेगा। एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन में क्या डिफरेंस है? देखो, कोई चीज़ आप परचेज करते हो, कोई चीज़ आपने परचेज किया, जो आपने पे किया है वो उसका प्राइस है, और जो वो जब आप बेचने गए तब आपको क्या मिला ये उसकी वैल्यू है। प्राइस और वैल्यू में एक बेसिक डिफरेंस है। जो आपने पे किया वो प्राइस है, और जो उसने आपको दिया वो वैल्यू है। आप एक बाइक खरीद के लाए, बुलेट बाइक खरीद के लाए, 1.5 लाख रुपये आपने पे किया खरीदने में, ये प्राइस है कि वैल्यू? प्राइस है। और 5 इयर्स के बाद जब आप उसको बेचने गए, जो आपको मिला ये उसकी वैल्यू है। प्राइस अलग चीज़ है, वैल्यू अलग चीज़ है। आपने लैंड परचेज किया, और जिस रेट में आपने परचेज किया था, जब आपने सेल किया तो रेट ऊपर मिला, ये एप्रिशिएट हुआ है, डेप्रिशिएट? एप्रिशिएट। कुछ एसेट होते हैं एप्रिशिएटिंग, कुछ एसेट ऐसे हैं जो एप्रिशिएट होते हैं, वैल्यू बढ़ रही है, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो डेप्रिशिएट होती हैं। एसेट एक होता है एसेट, एक होता है लायबिलिटी। दो वर्ड है, सुनो ध्यान से, एक एसेट, एक लायबिलिटी। एसेट वो है जो आपकी पॉकेट में मनी ऐड करे, जो आपकी पॉकेट में मनी को ऐड करे वो एसेट है, और लायबिलिटी वो है जो आपकी पॉकेट से मनी निकाले। क्लियर है? तो कार, बाइक, ये सब एप्रिशिएटिंग चीज़ एसेट है, डेप्रिशिएटिंग है? डेप्रिशिएटिंग है। डेप्रिशिएट वैल्यू घटेगी, जिस रेट में खरीदे हो कल को बेचने जाओगे रेट कम मिलेगा। लैंड वगैरह को लोग क्या मानते हैं? एप्रिशिएटिंग। तो एप्रिशिएटिंग का मीन्स जिसकी वैल्यू बढ़े, डेप्रिशिएटिंग का मीन्स जिसकी वैल्यू कम हो जाए। समझ आ रहा है? अब सुनो इसके बाद। तो इकोनॉमी में देयर आर 3 सेक्टर, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। प्राइमरी है फर्स्ट लेवल वाला, जैसे कि माइनिंग, एग्रीकल्चर। सेकेंडरी में आ जाएगा मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, ये सब आएगा सेकेंडरी में। टर्शियरी में आता है सर्विसेज। हमारी जीडीपी में, हमारी इकोनॉमी में सबसे मेजर सेक्टर कौन है जो कंट्रीब्यूट करता है? सर्विसेज। लार्जेस्ट सेक्टर है सर्विसेज। ठीक है, अब इसके बाद हम समझते हैं जीडीपी जीएनपी क्या मतलब है। मिटा दें। देखो, अभी जो मैं करेंसी प्रिंटिंग की बात कर रहा था, तो 60s तक हम लोग गोल्ड को रेफरेंस मानते थे। 60s तक करेंसी प्रिंटिंग में गोल्ड को रेफरेंस मानते थे। आज हम लोग रेफरेंस मानते हैं जीडीपी को। 60s तक रेफरेंस गोल्ड को मानते थे, आज रेफरेंस जीडीपी को माना जाता है। और गोल्ड जो रेफरेंस माना जाता था वो आपके घर में जो गोल्ड है वो नहीं, टेम्पल में जो गोल्ड रखा है वो भी नहीं, जो आरबीआई खुद रखता था, जो आरबीआई का अपना गोल्ड रिजर्व है उसके अकॉर्डिंग। जैसे मान लो यहाँ पे इतना गोल्ड रखा है, तो मार्केट में करेंसी चाहिए, तो आरबीआई ने कहा इस गोल्ड का 10% प्रिंट कर दो, इस गोल्ड का 10% वैल्यू जितनी है आज उतना पेपर प्रिंट कर दो और लोगों को दे दो। और करेंसी चाहिए, इस गोल्ड का 10% और प्रिंट कर दो, 20% और प्रिंट कर दो। मतलब गोल्ड वहीं रखा है, पर उसके अगेंस्ट में पेपर प्रिंट करा के मार्केट में करेंसी चल रही है। नहीं आया समझ? उस गोल्ड के अगेंस्ट में ही पेपर चल रहा है मार्केट में। तो या तो आरबीआई सबको गोल्ड तोड़ तोड़ के देता, या तो गोल्ड वहीं रखा है, टोकन दे दिया, पेपर दे दिया, आपके हाथ में वो पेपर है। आरबीआई की नज़र में गोल्ड का परसेंटेज है, गोल्ड का पार्ट है, गोल्ड के रेफरेंस में तो प्रिंट हुआ है वो। कुछ समझ पा रहे हो भाई? आप हल्दीराम में खाने गए, ये थोड़ी कि आप घर से कॉपी वॉपी जो मर्जी पेपर लेके चले जाओगे वो दे देगा खाना। जो आप पे करते हो उसके बदले में जो पेपर मिलता है वो दोगे तब मिलेगा खाना। जो पे किए हो पैसा, उसके बदले जो टोकन मिला है उस पर आपको कुछ खरीद सकते हो। ये थोड़ी घर का पेपर स्टैम्प खुद ही घर में लगाया जाके खरीद लिए। तो जो आरबीआई के पास गोल्ड का रिजर्व था उसके अगेंस्ट में पेपर प्रिंटिंग होती थी 1960s तक, 60 के दशक तक। उसके बाद जब इकोनॉमी और बढ़ने लगी और ग्रोथ होने लगा, अब रेफरेंस माना जाता है जीडीपी को। आज का रेफरेंस जीडीपी को मानते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अभी ठीक है पूरी बात? पहले गोल्ड रेफरेंस था, अभी जीडीपी रेफरेंस मानते हैं। क्लियर है सारी बात? अब इसके बाद देखते हैं जीडीपी जीएनपी क्या होता है। ये मिटा दे पूरा। देखो, अब बात आती है जीडीपी जीएनपी क्या मतलब होता है इसका। ग्रॉस
डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीडीपी। जीडीपी का मतलब है कि हमारी औकात अभी कितनी है, 2.62 ट्रिलियन डॉलर। इतनी बड़ी इकोनॉमी है इंडिया आज की डेट में। क्या ये 2.62 ट्रिलियन डॉलर हर साल बढ़ रहा है? क्या मैं ये कह रहा हूँ? नहीं। जीडीपी मतलब हमारी इकोनॉमी का टोटल साइज़ कितना है, ठीक है। ये जीडीपी अभी तक कुछ साल पहले तक ग्रो कर रही थी 7%, 8% के रेट से। इसकी ग्रोथ चल रही थी 7%, 8% के रेट से, कि आज अगर 2.62 ट्रिलियन डॉलर है, नेक्स्ट ईयर इसका 8% और इंक्रीज़ हो गया। ऐसे हम ग्रो कर रहे हैं। अब 2.62 ट्रिलियन डॉलर, फर्स्ट ईयर का 8% ऐड कर दो, उस टोटल का 8% फिर ग्रो कर रहा है। फिर मतलब एक हाथी है जो 8% के रेट से एनुअली ग्रो कर रहा है। तो एलिफेंट का क्या हुआ, फर्स्ट ईयर में जो एलिफेंट का साइज़ है, नेक्स्ट ईयर में 8% इंक्रीज़, सेकेंड ईयर में टोटल का 8% फर्दर इंक्रीज़, फिर फर्स्ट सेकेंड ईयर का एडिशन टोटल साइज में, अगेन थर्ड ईयर टोटल का इंक्रीज। दैट इज नथिंग बट कंपाउंडिंग, कंपाउंडेड ग्रोथ है ये। कुछ समझ आ रहा है? कंपाउंडिंग तो पता है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो जीडीपी हमारी 7-8% के रेट से ग्रो कर रही थी। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया चल रहा था। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड इंडिया चल रहा था। इंडिया और चाइना ये सबसे तेज़ ग्रो कर रहे थे। चाइना की इकोनॉमी ग्रोथ 6% के आसपास आ गई थी और इंडिया 7-8% के रेट से ग्रो कर रहा था। और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डबल डिजिट ग्रोथ आ जाएगी, डबल डिजिट में हम ग्रो करेंगे। पर अभी क्या हुआ, ग्लोबली स्लो डाउन शुरू हो गया। अभी ग्लोबली स्लो डाउन चल रहा है मार्केट में, समझ पाए? तो जीडीपी मतलब हमारी इकोनॉमी का साइज़, और एनुअली वो 7-8% के रेट से ग्रो कर रहा है। तो जो एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं वो जीडीपी की ग्रोथ कैलकुलेट करते हैं या टोटल जीडीपी ग्रोथ? एनुअली हम हर साल ग्रोथ निकालते हैं कि कितना ग्रो किया है। कुछ समझ आ रहा है? कौन करता है कैलकुलेशन जीडीपी ग्रोथ का? ये क्वेश्चन है। सीएसओ क्या फुल फॉर्म? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये किस मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। सीएसओ वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। जीडीपी कैलकुलेशन में बेस ईयर, रेफरेंस ईयर किसको मान के निकाला जा रहा था? 2011-12। जीडीपी कैलकुलेशन में आधार वर्ष बेस ईयर 2011-12 को मान के वो कैलकुलेशन कर रहे थे। बट लास्ट ईयर नाउ बेस ईयर चेंज्ड। करंट बेस ईयर क्या हो गया अब? 17-18। अब जो जीडीपी का कैलकुलेशन हो रहा है वो आधार वर्ष बेस ईयर 2017-18 को मानते हुए। हर साल थोड़ी बेस ईयर चेंज करोगे, कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होता है, पूरे कंट्री का कैलकुलेशन कर रहे हो। तो बेस ईयर अर्लियर 11-12, करेंटली 2017-18। ये कुछ समझ पाए? अब जीडीपी का लिटरल मीनिंग क्या है ये देखो। अच्छा एक पॉइंट ये भी समझो, अमेरिका ये है 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी, 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी। अमेरिका इकोनॉमी वाइज तो सबसे ऊपर है, सबसे लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड में, 18 ट्रिलियन डॉलर। पर उसका जो एनुअल ग्रोथ है, अमेरिकन इकोनॉमी का एनुअल ग्रोथ, वो सैचुरेट हो चुका है, कम हो चुका है 2-3%। 3% के अराउंड ग्रो कर रहा है अमेरिका। पर 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 3% और 2.62 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का 8%, अच्छा खासा गैप है। 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का अमेरिका 3% से ग्रो कर रहा है, हम 2.62 ट्रिलियन डॉलर में ग्रो कर रहे हैं 7-8%। अभी जो क्वार्टरली डाटा आया है जीडीपी का 5% पे पहुंच गए हम, अभी डाउन चल रहा है मामला, ठीक है। तो अमेरिकन इकोनॉमी पर पॉइंट क्या है, अमेरिका 18 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बट अंडर सैचुरेशन, वी आर 2.62 ट्रिलियन डॉलर बट ग्रोथ वाइज फास्ट। तो कंपाउंडिंग इफेक्ट क्या होगा, कंपाउंडिंग इफेक्ट में स्पीड से ग्रो करेंगे। 8% अगर कंपाउंडिंग होगी तो हम स्पीड से ग्रो करेंगे, क्लियर है कि नहीं? ग्रोथ ज़्यादा होगी तो ग्रोथ वाइज हम आगे हैं। दैट इज़ द रीज़न कि वाई अमेरिका लाइक इकोनॉमी इंटरेस्टेड इन अवर मार्केट। ग्रोथ वाइज वी आर फास्टर। 132 करोड़ पॉपुलेशन है तो 132 करोड़ पीपल नीड मेडिसिन, क्लॉथ, व्हीकल्स ऑल्सो, मोबाइल फोन ऑल्सो। तो देयर इज़ ह्यूज डिमांड। दैट्स वाई अमेरिका एंड अदर फॉरेन कंट्री इंटरेस्टेड इन अवर मार्केट। कि अमेरिका और कई सारे यूरोप के देश इंडिया में इंटरेस्टेड क्यों हैं?
132 करोड़ की जनता रहती है, तो कुछ खाती पीती होगी, कुछ पहनती होगी, कुछ खर्चा करती होगी, तो कंपनी वहीं जाएगा, बिजनेस वहीं जाएगा जहाँ बायर हो, बिजनेस वहीं पर जाएगा जहाँ बायर अवेलेबल हो। पहले अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया आना नहीं चाहता था कि पुअर कंट्री है, पुअर कंट्री है, अमेरिका का प्रेसिडेंट इंडिया नहीं आना चाहता, पुअर कंट्री कहीं कुछ मांग बैठे कि माई बाप आटा चावल गेहूँ कुछ लाओ, हम लोग मांगते ही रहते थे पहले। पर आज इस कंट्री में क्या बदल गया कि ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप और मोदी बचपन में टायर घुमाते हो साथ साथ। ऐसा क्या बदल गया कि दोनों चाइल्डहुड फ्रेंड लगते हैं जैसे। वही कंट्री जहाँ आप आना नहीं चाहते थे, आपको इंटरेस्ट नहीं था, आज उस कंट्री में क्या चेंज हो गया कि आपको दिन रात आप बात कर रहे हो, हाल चाल पूछ रहे हो, एग्रीमेंट कर रहे हो। ओनली चेंज इकोनॉमिक कंडीशन, मार्केट चेंज क्या हुआ है, मार्केट चेंज हो गई है। कुछ आ रहा है समझ। अब हमारे यहाँ ह्यूज डिमांड है। जो लास्ट सेंचुरी था, जितने नंबर का सेंचुरी होता है उससे नंबर 1 नंबर कम की सीरीज़ होती है। ये कौन सी सेंचुरी चल रही है अभी? 20 वाली सीरीज़ है ना, मतलब 21st सेंचुरी। और जो 20 सेंचुरी था वो 19 वाली सीरीज़ थी, कंप्लीटेड। 20 सेंचुरी 19 सीरीज़ कंप्लीटेड, 21st सेंचुरी ऑनगोइंग। ये जो सेंचुरी चल रही है 21st है। तो लास्ट सेंचुरी ये अमेरिका और यूरोप की ग्रोथ का था, उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट हुई, तब हम लोग पुअर थे। अब हमारी ग्रोथ फास्ट है, अफ्रीका पीछे है। नेक्स्ट सेंचुरी अफ्रीका का होगा, साइकिल फॉलो होता है ना, साइकिल फॉलो होता है। लास्ट सेंचुरी अमेरिका यूरोप, ये सेंचुरी एशिया इंडिया चाइना, नेक्स्ट सेंचुरी होगा अफ्रीका। अभी तो अफ्रीका में लोगों को पता ही नहीं, कपड़े पहनते भी हैं। अब रेमंड कंपनी वहाँ शोरूम खोलेगी तो खरीदेगा कौन, उनको पता ही नहीं कपड़ा खाना है कि पहनना है। तो पिछली सेंचुरी अमेरिका यूरोप की थी, ये सेंचुरी एशिया की ग्रोथ की है, और नेक्स्ट सेंचुरी अफ्रीका का होगा। क्योंकि जब वो लोग ग्रोथ किए तब हम पीछे थे, आज वो ऊपर पहुँचे, हम उनकी जगह पे आ गए। अब कल को हम ऊपर जाएंगे, अफ्रीका आज की हमारी पोजीशन पे आ जाएगा। साइकिल फॉलो होता रहेगा, इकोनॉमी साइकिल में फॉलो होता रहेगा। कुछ समझ नहीं आई बात? आ रहा है कुछ समझ? तो यही चेंज हुआ है। क्यों इंडिया की तरफ लोग देख रहे हैं? हम वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है वर्ल्ड में, मार्केट अवेलेबल है, डिमांड इज़ ह्यूज, डिमांड बहुत ज़्यादा है। जब बायर इतने होंगे तो कंपनी यहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा। ठीक है, अब हम समझें जीडीपी कैसे डिफाइन करें। जीडीपी का मतलब होता है, पहले देखो जरा ध्यान से सुनो, पहला वर्ड है ग्रॉस। ग्रॉस का मीन्स टोटल, टोटल। डोमेस्टिक, डोमेस्टिक का मीनिंग है विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री। प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस, प्रोडक्ट मीन्स प्रोड्यूस। टोटल प्रोडक्शन, टोटल प्रोड्यूस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ आवर कंट्री इन एन अकाउंटिंग ईयर विदाउट डुप्लीकेशन। कुछ नहीं आया समझ, फिर समझो। किन चीज़ों को ट्रेड में कंसीडर कर सकते हैं? दो चीज़ें हो सकती है, क्या क्या? गुड्स और सेकेंड है सर्विस। ट्रेड हो सकता है गुड्स में और सर्विसेज में। तो टोटल गुड्स प्लस सर्विसेज जो इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर प्रोड्यूस हुआ है, वन अकाउंटिंग ईयर में, जो 1 अप्रैल से 31 मार्च माना जाता है। फाइनेंशियल ईयर भी हम वही फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग ईयर भी हम वही फॉलो करते हैं। फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर हम लोग वही फॉलो करते हैं। बैंक में जाते तो क्या कहते हैं? न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया। तो फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर हम लोग सेम फॉलो करते हैं, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। और इतने ड्यूरेशन में विद इन द कंट्री, हमारे बाउंड्री में जितना गुड्स या सर्विस दिया गया है किसी के भी द्वारा, मैन्युफैक्चर हुआ है या दिया गया है किसी के भी द्वारा, वो टोटल हमारे जीडीपी कैलकुलेशन में ऐड होगा। फिर समझो, फॉर एग्जांपल ये इंडिया है, विद इन द इंडिया, विद इन इंडियन बाउंड्री, इंडिया के जोग्राफिकल एरिया में, इंडिया के अंदर अंदर, चाहे इंडियन हो या फॉरेनर हो, विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ इंडिया, इंडिया के जोग्राफिकल बाउंड्री में चाहे इंडियन या फॉरेनर, किसी ने भी कोई सर्विस दिया हो, कोई सर्विस दिया हो या गुड्स मैन्युफैक्चर की गई हैं, सारा का सारा जीडीपी में ऐड होगा। कुछ समझ आया नहीं? फिर समझो। सैमसंग कंपनी वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो लगा रहे हैं नोएडा में। साउथ कोरियन कंपनी है, साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग वर्ल्ड की लार्जेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टैब्लिश कर रहे हैं नोएडा में। क्या ये जीडीपी में कैलकुलेट होगा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी? यस, नोएडा इज इन आवर बाउंड्री और नो? करेक्ट। भारतीय एयरटेल कंपनी सर्विस दे रहा है पटना में, इज इट पार्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेशन और नो? यस। सैमसंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है ब्रिटेन में,
इज इट पार्ट ऑफ जीडीपी? नहीं। इसमें कीवर्ड क्या है? हमारे ज्योग्राफिकल बाउंड्री के अंदर अंदर लिया जाएगा, बाउंड्री के बाहर तो देखना ही नहीं है। जीडीपी कैलकुलेशन में विद इन द कंट्री बाउंड्री, कंट्री के अंदर अंदर जितना कुछ इंडियन या फॉरेनर कोई गुड्स बना रहे हो या सर्विस दे रहे हो, वो सारा जीडीपी कैलकुलेशन में ऐड किया जाता है। कैलकुलेशन करता कौन है? सीएसओ। ये कैलकुलेशन करने का काम है सीएसओ का, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, अभी लिखेंगे। और ये वर्क करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, उसमें काम करता है। और अभी कैलकुलेशन का बेस ईयर है 2017-18। ठीक है, ज़रा देखना कैलकुलेशन कैसे। मान लो कोई ब्रेड का पैकेट बना है, अब वो ब्रेड का पैकेट बनने में किस किस स्टेज से गया? सबसे पहले फार्मर ने कोई वीट बेचा होगा, गेहूँ बेचा होगा। फॉर एग्जांपल 15 रुपीज़ में बेचा गेहूँ, 15 रुपीज़ में गेहूँ बेच दिया। उसके बाद कंपनी ने खरीदा, यहाँ तक जाकर वैल्यू हो गई 25 रुपीज़। इसके बाद थर्ड स्टेज में गया, वैल्यू हो गई 40 रुपीज़। और फाइनली जब ब्रेड का पैकेट बन के तैयार हुआ, कॉस्ट हो गई 100 रुपी। अब हम कौन सी प्राइस को लें? हम इन सबको अलग अलग स्टेज के सारे प्राइस को ऐड करें, क्योंकि इस लेवल पे 15 रुपये में गेहूँ बिका। सेकंड स्टेज से जब पास हुआ 25 रुपी कॉस्ट हो गई, और थर्ड स्टेज से पास हुआ 40 रुपी का हो गया। फाइनली कस्टमर जब परचेज करके लाया ब्रेड का पैकेट 100 रुपी का। तो जीडीपी कैलकुलेशन में किस नंबर को कंसीडर करेंगे? देयर आर टू वेज। देखो, जीडीपी कैलकुलेशन में क्या होता है? विदाउट डुप्लीकेशन, सिंगल वैल्यू को सिंगल टाइम ऐड करोगे, अदरवाइज एरर आ जाएगा। क्या मतलब हुआ? सिंगल वैल्यू को सिंगल टाइम ऐसे ऐड कर सकते हो। देखो, फर्स्ट स्टेज का 15 रुपी, फर्स्ट और सेकंड में डिफरेंस कितना ऐड हो गया? 10 रुपी। सेकंड और थर्ड में कितना डिफरेंस आ गया? 15 रुपी। और लास्ट वाले में कितना डिफरेंस है? 60 रुपी। ये टोटल सिंगल टाइम एडिशन है कि नहीं? क्या इसमें कोई रिपीटेशन हुआ है? क्या इसमें कोई डुप्लीकेसी है? टोटल ऐड करो, फाइनल वैल्यू आ जाएगी 100। या तो डायरेक्ट फाइनल वैल्यू लिख दो प्रोडक्ट की जो लास्ट में दिख रही है, या इनको ऐड करोगे तो भी वही आएगा। समझ नहीं आया? प्रोडक्ट फाइनली कितने रुपए का पड़ा है, या तो डायरेक्ट वैल्यू वो लिख दो, या टोटल डिफरेंस निकाल के लिखोगे। देखो सेम आएगा कि नहीं? ऐड करो, 15 10 25, 25 15 40, 40 + 60 100, सेम वैल्यू और नो। क्लियर है पूरी बात? तो जीडीपी कैलकुलेशन में सिंगल टाइम एडिशन कर लें या डायरेक्ट फाइनल वैल्यू ऐड कर दें, सेम आएगा। क्या डेफिनेशन हुई? द सम टोटल फाइनल वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड within the geographical boundary of any country in one accounting year, counting without duplication। टोटल गुड्स और सर्विस जो प्रोड्यूस की गई हैं विद इन द कंट्री, उनका फाइनल वैल्यू जो निकल के आ रहा है उसको हम ले रहे हैं डायरेक्ट, या इस तरह से निकाल लें, एक ही आएगा। तो जो फाइनल वैल्यू निकल के आई गुड्स और सर्विसेज की विद इन द कंट्री जो हुआ है वन अकाउंटिंग ईयर में और डुप्लीकेशन के बिना काउंट किया गया है, ये जीडीपी है। टफ हो गई बात? ग्रॉस का मतलब टोटल, गुड्स प्लस सर्विस टोटल। तो विद इन द कंट्री टोटल गुड्स टोटल सर्विस, चाहे इंडियन ने दिया हो चाहे फॉरेनर ने, आपके कंट्री में हुआ हो, बस विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री ऑफ कंट्री टोटल गुड्स टोटल सर्विसेज गिवन बाय एनीवन और प्रोड्यूस बाय एनीवन। तो कंट्री के अंदर अंदर गुड्स सर्विस दोनों मिलाकर किसी ने भी दिया हो वन अकाउंटिंग ईयर में, मतलब 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच, और डुप्लीकेसी नहीं होनी चाहिए, या तो सिंगल टाइम वैल्यू ऐड कर दो या डायरेक्टली फाइनल वैल्यू ऐड कर दो। ठीक है? तो जीडीपी ग्रोथ रेट इज क्रिटिकल इंडिकेटर ऑफ आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, करेक्ट और रॉन्ग? जीडीपी ग्रोथ रेट एनुअली जो ग्रोथ दिख रही है, क्या वो बता रहा है कि हम इकोनॉमिकली कैसे चल रहे हैं, ऊपर या नीचे? भाई 8% सुनने में बड़ा अच्छा लगता था, 5% सुन रहे हैं खराब लग रहा है, तो जीडीपी ग्रोथ ही तो है। जीडीपी ग्रोथ जब 8% चल रही थी आप हैप्पी फील कर रहे थे, 5% पे आपको थोड़ा पैनिक फील हो रहा है। इसका मतलब जीडीपी ग्रोथ रेट क्या हमारे इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर है? करेक्ट? समझ पाए? और जीडीपी में देयर आर 3 मैक्सिमम कंट्रीब्यूट करता है जीडीपी में लार्जेस्ट सेक्टर हमारा सर्विसेज। अभी पूरी तरह क्लियर हो गई बात? इंडियन इकोनॉमी लास्ट ईयर फ्रांस को रिप्लेस करके वर्ल्ड का 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गया था। लास्ट ईयर हम लोग फ्रांस को रिप्लेस कर दिए थे और वर्ल्ड की 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी हो गए थे।
और एक्सपेक्टेड था कि इस ईयर में हम लोग ब्रिटेन को रिप्लेस कर देंगे और 5th नंबर पे आ जाएंगे, पर जो कुछ गवर्नमेंट की पॉलिसी गलत पड़ गई, फेवर में नहीं रही, उनकी वजह से जो हमें लॉस हुआ अभी जीडीपी में, हम वापस 7th नंबर पे आ गए। फिर से हम 7th पे हो गए हैं, अभी 6 हो गए थे लास्ट ईयर और लग रहा था 5th हो जाएंगे, पर वापस हम 7th पे पहुंच गए हैं। ठीक है, पूरी बात लिखो डेफिनेशन। पानी की बोतल नहीं रखे थे, पूछना लास्ट में। पास करना बेटा। आरआरबी जीके वाली कॉपी मैंने शेयर की है ना टेलीग्राम पेज पे, उसमें राइटिंग बहुत बढ़िया है, उसमें थ्योरी लिखी भी है, चाहो तो थ्योरी वहाँ से ऐड भी कर सकते हो, मैं लिखवा भी देता हूँ। जो टेलीग्राम वाला पेज दिया था मैंने, सौरभ जनरल स्टडीज़ नाम से है, SAURABH, मेरे फेसबुक पेज पे ही पड़ा हुआ है और टेलीग्राम वाले पे ही पड़ा हुआ है, आरआरबी जीके के नोट्स। उसमें प्रॉपर थ्योरी एक एक लाइन लिखी हुई है सारी, मैं दोबारा रिपीट भी कर देता हूँ, पर उसमें चाहो तो वो प्रिंट आउट भी निकाल के उसमें ऐड भी कर सकते हो, लिखने का टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, लिखो इसमें GDP, द सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ, द सम टोटल, सम SUM, सम का मतलब क्या, ग्रॉस, ग्रॉस, द सम टोटल, सम की स्पेलिंग SUM, द सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल कमोडिटीज एंड सर्विसेज, कमोडिटीज की स्पेलिंग लिख लो, ये है द सम टोटल, कमोडिटीज मतलब क्या, गुड्स, द सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल कमोडिटीज एंड सर्विसेज, द सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल कमोडिटीज एंड सर्विसेज produced within the geographical boundary of any country, produced within the geographical boundary of any country, produced within the geographical boundary of any country in an accounting year, in an accounting year, in an accounting year, comma, counting without duplication, counting without duplication, counting without duplication। तो क्या लिखा, द सम टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल कमोडिटीज एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द geographical boundary of any country in an accounting year, counting without duplication। लिख पाए, the sum total market value of final commodities and services produced within the geographical boundary of any country in an accounting year, counting without duplication। ठीक है, कमोडिटीज का मतलब क्या है, विजिबल चीज़ें, और सर्विसेज का मतलब क्या है, इनविजिबल। ब्रैकेट में लिख लो, कमोडिटीज का मतलब है विजिबल, कमोडिटीज का मतलब है विजिबल, सर्विसेज का मतलब है इनविजिबल। नेक्स्ट पॉइंट, GDP growth rate is an important indicator of, GDP growth rate is an important indicator of, GDP growth rate is an important indicator of economic performance, GDP growth rate is an important indicator of economic performance of the country, GDP growth rate is an important indicator of economic performance of the country। Next point,
इंडियाज़ करंट जीडीपी, इंडियाज़ करंट जीडीपी लिखो $2.62 ट्रिलियन। इंडियाज़ करंट जीडीपी 2.62, इंडियाज़ करंट जीडीपी $2.62 ट्रिलियन, ट्रिलियन डॉलर, $2.62 ट्रिलियन डॉलर। और 7वें नंबर पे है इंडिया वर्ल्ड में। अभी हम 7वें नंबर पे हैं, $2.62 ट्रिलियन डॉलर हैं और 7वें नंबर पे है अभी हम। लास्ट ईयर 6 पे आ गए थे फ्रांस को रिप्लेस करके, अभी वापस 7th हो गए। लिख पाए? अब लिखो, इन एनी इकोनॉमी देर आर 3 सेक्टर्स, इन एनी इकोनॉमी देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। इन एनी इकोनॉमी देर आर 3 सेक्टर्स, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। प्राइमरी का एग्जांपल लिखो, एग्रीकल्चर कॉमा माइनिंग, एग्रीकल्चर कॉमा माइनिंग। प्राइमरी का एग्जांपल है एग्रीकल्चर कॉमा माइनिंग। सेकेंडरी का एग्जांपल है इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। सेकेंडरी का एग्जांपल है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग। सेकेंडरी का एग्जांपल है इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग एक्सेट्रा। और टर्शरी का एग्जांपल है सर्विसेज, टर्शरी का एग्जांपल है सर्विसेज, टर्शरी का एग्जांपल है सर्विसेज। सर्विसेज लिख लो, लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में, सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है इंडिया में एंड इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन जीडीपी। सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है एंड इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम, सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है एंड इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन जीडीपी। सर्विसेज लार्जेस्ट सेक्टर है एंड इट कंट्रीब्यूट्स मैक्सिमम इन जीडीपी। सर्विसेज कंट्रीब्यूट करता है मैक्सिमम इन जीडीपी। ठीक है यहाँ तक? अब अगला पॉइंट देखो, जीडीपी कैलकुलेशन करता है सीएसओ। लिखो, जीडीपी डाटा इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, जीडीपी डाटा इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, जीडीपी डाटा इज कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, फुल फॉर्म सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। जीडीपी डाटा कैलकुलेटेड बाय सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। और सीएसओ वर्क करता है अंडर कौन सी मिनिस्ट्री है? लिखो, सीएसओ वर्क्स अंडर, सीएसओ वर्क्स अंडर, सीएसओ वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ये लिखा है, CSO works under Ministry of Statistics and Program Implementation, Ministry of Statistics and Program Implementation, इसके अंडर वर्क करता है CSO। और जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर नोट करो 2017-18, जीडीपी कैलकुलेशन का बेस ईयर 2017-18, बेस ईयर 2017-18। पूरी तरह क्लियर हो गई बात सब? अकाउंटिंग ईयर का मतलब क्या था? 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच का डाटा, उसको लिया गया है। सेकेंड वर्ड आता है जीएनपी, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ये मिटा दे पूरा, पूरी लिख रहा है अभी कुछ तो कंफर्टेबली अंडरस्टूड ना?
नेक्स्ट आता है GNP। GNP ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट GNP। GNP का मीनिंग क्या होता है? GDP में देखो क्या था, ग्रॉस डोमेस्टिक, मतलब विद इन द कंट्री होना चाहिए। GNP में है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, मतलब बाई द इंडियंस, बाई द इंडियंस। नेशनल का मतलब है बाई द इंडियंस, इंडिया के अंदर और दुनिया में कहीं भी इंडियन जो वर्क कर रहे हैं वो GNP में आएगा। GDP का मतलब विद इन इंडिया, GNP का मतलब बाई द इंडियन। समझ नहीं आया? GDP विद इन इंडिया, GNP बाई द इंडियन, ये मतलब है। देखो GDP में विद इन द कंट्री इंडियन प्लस फॉरेनर दोनों आ गए कि नहीं? GDP में इंडियन फॉरेनर दोनों आ गए विद इन द कंट्री। और GNP में क्या आएगा? तो विद इन इंडिया इंडियन, विद इन इंडिया इंडियन, और आउटसाइड इंडिया जो इंडियन है वो भी। तो जो इंडियन बाहर चीज़ें सेल कर रहे हैं ये हमारा एक्सपोर्ट है या इंपोर्ट है? जो चीज़ें हम बाहर सेल कर रहे हैं इंडिया के बाहर, वो GDP का पार्ट तो नहीं होगा, पर जो बाहर सेल करेंगे वो एक्सपोर्ट है ना, तो हमारा एक्सपोर्ट। मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी करें पर इंडियन कंपनी सेल कर रही है तो एक्सपोर्ट है। टाटा मोटर्स अगर ब्रिटेन में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और सेल कर रहा है तो क्या वो एक्सपोर्ट नहीं है? मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी करो, कंपनी तो इंडियन है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी करता हो, कंपनी तो इंडियन है। तो इंडियन कंपनी या इंडिया के लोग बाहर, इंडिया से बाहर कुछ सेल कर रहे हैं, इट इज़ पार्ट ऑफ एक्सपोर्ट। और कोई भी फॉरेन कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं, कोई भी फॉरेन कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं, दैट इज़ इम्पोर्ट। कोई फॉरेन कंपनी से हम परचेज कर रहे हैं, इम्पोर्ट। अगर इंडिया के अंदर सैमसंग कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है और हम वो चीज़ परचेज कर रहे हैं तो ये हमारी कंपनी माना जाएगा या इम्पोर्ट है? इम्पोर्ट ही है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी हो, कंपनी कहाँ की है? बाहरी। इंपोर्ट या एक्सपोर्ट ये तय होगा आपकी कंपनी है या बाहरी है। मैन्युफैक्चरिंग कहीं भी करता हो, मैन्युफैक्चरिंग से मतलब नहीं। अगर आप बाहर सेल कर रहे हो एक्सपोर्ट है, कोई विदेश फॉरेन कंपनी से परचेज कर रहे हो इंपोर्ट है। नहीं आया समझ? देखो ऐसे GNP इक्वल टू GDP। तो GNP का मतलब क्या होता है? इंडियंस होने चाहिए, इंडिया, इंडियंस इनसाइड इंडिया प्लस इंडियंस आउटसाइड। टोटल इंडियन की बात हो रही है। इंडियन इंडिया में और इंडियन आउटसाइड, टोटल इंडियन के द्वारा जो किया गया है वो GNP है। भारती एयरटेल इंडिया में सर्विस दे रहा है, GDP का पार्ट है या नहीं? GNP वो कर रहे हो, कैसे? इंडियन नहीं है क्या वो? इंडियन हो चाहे इंडिया में चाहे बाहर में, GNP का पार्ट भी तो है, दोनों में है। भारती एयरटेल अफ्रीका में सर्विस दे रहा है, GDP में होगा? GDP में नहीं होगा, GNP में। ये इज इट पार्ट ऑफ GNP? डाउट है। देखो विद इन द कंट्री बाई एनी वन, GDP और नो? विद इन द कंट्री बाउंड्री बाई एनी वन, GDP ना। इंडियन कंपनी है तो इट इज़ पार्ट ऑफ GNP ऑल्सो, ठीक है। तो विद इन इंडिया इट इज़ पार्ट ऑफ GDP GNP बोथ। फॉर एग्जाम्पल भारती एयरटेल, भारती एयरटेल गिविंग सर्विस इन पटना, it is part of GDP as well as GNP both. But Bharti Airtel outside India, it is not part of GDP but GNP or no? Yes. Samsung company inside India, GDP, but is it GNP also? No, no, no. कुछ समझ आया? समझ पाए? तो GNP GDP में क्या रिलेशन है? देखो GNP में GDP, तो GDP में कौन आ गए? इंडियन इंडिया में और फॉरेनर भी इंडिया में, इंडियन फॉरेनर दोनों आ गए इसमें। GDP में इंडियंस आ गए इंडिया के अंदर और फॉरेनर्स आ गए इसमें। प्लस अगर एक्सपोर्ट कर दे तो वो भी इंडियन आ गए जो इंडिया के बाहर है, जैसे भारती एयरटेल अफ्रीका में, वो सब भी आ गया। अगर हम इसमें इंपोर्ट को माइनस कर दें, क्या सारे फॉरेनर गायब हो गए? जो फॉरेनर इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है वो भी गायब हो गया। यस, इंपोर्ट का मतलब ही है फॉरेनर से। इंपोर्ट अगर माइनस कर दिए तो सारे फॉरेनर गायब। नहीं आया समझ? ये फॉरेनर भी गायब हो गया कि नहीं? यस। सैमसंग कंपनी नोएडा में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, क्या वो हमारा एक्सपोर्ट होगा? फॉरेन कंपनी है, कहीं भी मैन्युफैक्चरिंग करे इंपोर्ट है, इंपोर्ट है। नहीं आया समझ? तो GDP में इंडियन फॉरेनर बोथ विद इन आवर बाउंड्री, एक्सपोर्ट में वी इंडियन आउटसाइड इंडिया, और इंपोर्ट में टोटल फॉरेन कंपनी आइदर मैन्युफैक्चरिंग हियर और आउटसाइड।
टोटल फॉरेनर कंपनी जो जिससे हम परचेज कर रहे हैं, फॉरेनर सारे माइनस हो गए, तो फॉरेनर माइनस, टोटल फॉरेनर हट गए, टोटल फॉरेनर रिमूव्ड, तो रिमेनिंग इज व्हाट, इंडियन ओनली, इंडिया में, इंडिया बाहर। ठीक है, तो क्या ये होगा जीएनपी बराबर जीडीपी प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। जो नहीं समझ पाया पहले ईमानदारी से बताएं, रिपीट करना हो फिर बताएं। कंफर्टेबली अंडरस्टूड। तो जीएनपी का मीन्स बाई द इंडियन, फॉरेनर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट, तो फॉरेनर वी हैव टू सब्ट्रैक्ट मीन्स व्हाट, इंपोर्ट वी हैव टू सब्ट्रैक्ट। जीएनपी में ओनली इंडियन होना चाहिए, तो फॉरेनर नहीं होना चाहिए, और फॉरेनर जो भी कुछ सेल कर रहा होगा वो इंपोर्ट होगा, तो इंपोर्ट को हटा दो बस। बाकी एक्सपोर्ट तो इंडियन ही कर रहे हैं, और जीडीपी के अंदर इंडियन फॉरेनर दोनों आए, फॉरेनर को तुमने पहले हटा दिया, इंपोर्ट में सारे फॉरेनर हट गए, चाहे इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हो चाहे बाहर कर रहा हो। ठीक है, तो जीएनपी मीन्स बाई द इंडियन, जीडीपी मीन्स विद इन इंडिया। क्या ये वर्ड क्लियर है? जीडीपी मीन्स इंडिया के अंदर अंदर जो हो रहा है, जीएनपी मीन्स इंडियंस जो कर रहे हैं। क्लियर है वर्ड पूरा? ढंग से समझ नहीं आया लग रहा कुछ, फिर रिपीट करें एक बार और। तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस डिफरेंस को हम क्या कह रहे हैं, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। अगर एक्सपोर्ट ज़्यादा है, देखो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, इसको हम बोल रहे हैं NFIA, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड, NFIA नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड। अगर एक्सपोर्ट हाई होगा, इंपोर्ट कम होगा, तो NFIA पॉजिटिव आएगा कि निगेटिव? हाई एक्सपोर्ट लो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हाई इंपोर्ट कम, क्या हो जाएगा? NFIA इज पॉजिटिव। और अगर रिवर्स हो जाए, एक्सपोर्ट लेस इंपोर्ट हाई, लो एक्सपोर्ट हायर इंपोर्ट, NFIA इज निगेटिव। आ रहा है कुछ समझ? एक्सपोर्ट अगर ज़्यादा होगा तो पॉकेट में मनी आएगा कि जाएगा? एक्सपोर्ट ज़्यादा करोगे, इंपोर्ट कम करोगे, तो गेन करोगे या लूज़ करोगे? गेन करोगे। तो एक्सपोर्ट हाई इंपोर्ट कम, NFIA पॉजिटिव आ गया। और रिवर्स हो जाए, इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो आएगा निगेटिव, निगेटिव। अब बताओ जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस NFIA। इंडिया के केस में NFIA पॉजिटिव है कि निगेटिव है? इंडिया में निगेटिव है, इंडिया में NFIA इज निगेटिव। इन इंडिया NFIA इज निगेटिव, तो जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस NFIA एक्स, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस समथिंग। NFIA निगेटिव आ रहा है, एक्स है NFIA और एक्स माइनस आ रहा है। इंडिया में जीएनपी इक्वल टू जीडीपी माइनस समथिंग, तो इंडिया के केस में अवर जीडीपी वैल्यू इज हाई और अवर जीएनपी वैल्यू इज हाई। सिंपल मैथमेटिक्स लगाओ ग्राफ, जीएनपी जीडीपी से कम है, जीएनपी जीडीपी से कम है, तो इंडिया में जीडीपी ज़्यादा है, इसका मतलब दैट्स वाई वी आर कंसिडरिंग जीडीपी फॉर आवर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। इसीलिए आप हर जगह जीडीपी सुनते हो, क्योंकि हम जीडीपी को ही इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का इंडिकेटर मानते हैं, क्योंकि हमारे केस में वो जीएनपी से ज़्यादा आता है। अब कुछ क्लियर हुई बात? क्यों हम जीडीपी हर जगह सुनते हैं, जीएनपी क्यों नहीं? क्योंकि जीडीपी की वैल्यू हमारे यहाँ ज़्यादा है। कुछ फॉरेन कंट्री ऐसे हैं जो जीएनपी को फॉलो करते हैं, उनके यहाँ जीएनपी ज़्यादा आता है। जीएनपी ज़्यादा क्यों आता है? क्योंकि वो एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। कुछ फॉरेन कंट्रीज़ जो रिच कंट्रीज़ हैं, एक्सपोर्ट हाई है, इंपोर्ट कम है, वहाँ जीएनपी ज़्यादा आता है। तो कुछ कंट्री जीएनपी को मान लेते हैं, कुछ कंट्री जीडीपी को मानते हैं। कंट्री का अपना अपना रूल है, ठीक है। हम लोग फॉलो करते हैं जीडीपी को। ये लाइन लिख लो, इन आवर केस जीडीपी वैल्यू इज़ हायर देन जीएनपी। हमारे यहाँ जीडीपी ज़्यादा है,
हमारे यहाँ जीडीपी ज़्यादा है जीएनपी से, तो हम लोग जीडीपी को मानते हैं इकोनॉमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर। इन इंडिया जीडीपी इज़ हायर देन जीएनपी। फिर से बोलो, मैं समझा नहीं, रिपीट करना है, लिख लो लिख लो। इन्वेस्ट नहीं, सर्विस दे रहा हो, कंपनी के ऊपर लागू हो रहा है ना, सर्विस दे रहा हो या कोई चीज़ बेच रहा हो, वैसे पैसा इन्वेस्ट किया उसकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं। सर्विस दे रहा हो या गुड्स दे रहा बेच रहा हो, तो सर्विस या गुड्स की जब बात आएगी तब तुम जीडीपी जीएनपी कहोगे, तब जीडीपी जीएनपी कहोगे। तुम्हारे एरिया में हो रहा है तो जीडीपी है, तुम्हारे एरिया में हो रहा है तो जीडीपी है, तुम्हारी कंपनी नहीं है तो जीएनपी नहीं है, उसके लिए होगा। तो हमारे यहाँ जीडीपी वैल्यू इज़ हायर देन जीएनपी, जीडीपी वैल्यू इज़ हायर देन जीएनपी। हम लोग जीडीपी को फॉलो करते हैं इसीलिए क्योंकि ज़्यादा आती है वैल्यू। अभी को लिख रहा है तक? बता दें? तो दोनों डेफिनेशन हमें क्लियर हो गए। जीडीपी का क्या मतलब है, जीएनपी का क्या मतलब है। जीडीपी विद इन द कंट्री कैलकुलेट कर रहे हैं, जीएनपी बाय द इंडियन, बाय द नेशनल, उस कंट्री का जो पर्सन है इंडिया में या बाहर उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं जीएनपी। अब इसके बाद अगला पॉइंट आता है इन्फ्लेशन जो कैलकुलेशन होता है। इन्फ्लेशन कैसे मालूम चलता है महंगाई बढ़ गई, उसके लिए भी कोई इंडिकेटर होता होगा। इन्फ्लेशन कैसे पता लगेगा। आप मार्केट में पोटैटो खरीदने गए, एक दिन पहले वो 10 रुपीज़ का था, नेक्स्ट डे वो 20 रुपये का हो गया, क्या सिर्फ उसके बेसिस पे कह देंगे महंगाई हो गई? क्या पता कि ओनियन का रेट कम हो गया हो, एक चीज़ का रेट बढ़ा है तो हो सकता है कोई सेकंड चीज़ का रेट कम हो गया हो। जितना ज़्यादा सैम्पल साइज़ लेंगे, जितना ज़्यादा चीज़ों को हम कवर करेंगे उसमें उतना एक्यूरेट डाटा आएगा। जितनी ज़्यादा चीज़ों को कवर करेंगे कैलकुलेशन में उतना एक्यूरेट आएगा। ठीक है, खिड़की बंद है खुली है? खोल दो, खुली हुई है, ये हटा दो पर्दे वर्दे। ये लिख लें, बता दें। लिखिए।
इन्फ्लेशन को कैलकुलेट करने के लिए दो पैरामीटर फॉलो करते हैं। देखो, एक है WPI, एक है CPI। WPI CPI। WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स, CPI है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। WPI CPI होलसेल प्राइस इंडेक्स एंड कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। क्या डिफरेंस है दोनों में? ये दोनों ही इंडेक्स हैं जो इन्फ्लेशन को चेक करने के लिए यूज़ करते हैं। बोथ आर वाइडली यूज्ड indexes to check inflation in the country. Both are widely used indexes to check inflation in the country. दोनों ही इन्फ्लेशन को चेक करने का तरीका है। WPI देखो क्या करते हैं इसमें, अराउंड 697 आइटम ऐसे हैं जिसमें बेसिक चीज़ें सब आ गई। बेसिक फूड, फ्यूल, मेडिसिन सब कवर हो गया। अराउंड 697 आइटम का बास्केट लिया जाता है। वो 697 आइटम का बास्केट का प्राइस होलसेल मार्केट में होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लेवल पे इंक्रीज़ किया है या नहीं? 697 आइटम का बास्केट जिसमें बेसिक चीज़ें सारी आ गई। होलसेल मार्केट में होलसेलर और मैन्युफैक्चरर के लेवल पे अगर इस बास्केट का प्राइस इंक्रीज़ कर गया तो इट इंडिकेट्स ट्रेंड इज़ इन्फ्लेशनरी और नो। 697 आइटम का बास्केट का प्राइस, एवरेज प्राइस अगर राइज कर गया, इन्फ्लेशन हो गया, इसका मतलब ये है WPI डाटा। होलसेल प्राइस इंडेक्स होलसेल मार्केट में होलसेलर मैन्युफैक्चरर के लेवल पे 697 आइटम्स का बास्केट एवरेज प्राइस अगर राइज कर गया, दैट इज WPI है ये कैलकुलेशन एंड इट इंडिकेट ट्रेंड इज इन्फ्लेशनरी। 697 आइटम का बास्केट होलसेल मार्केट में अगर प्राइस शूटअप कर गया है, इंक्रीज कर गया है, तो ये इन्फ्लेशन को इंडिकेट कर रहा है और इस कैलकुलेशन को बोलते हैं WPI। कौन कैलकुलेट करता है इसको, WPI डाटा को? WPI को कैलकुलेट करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ऑफिस का नाम है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। ये किस मिनिस्ट्री में वर्क करता है? किस मिनिस्ट्री के तहत आता है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वाणिज्य मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और कौन सा सेक्टर, कौन सा इंडस्ट्री ऐसा है जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है? मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करता है टेक्सटाइल। रोजगार को सर्विस है यार, रोजगार सर्विस ही तो है, एक नोट लिख लो। मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल, मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री। वेदर पटना का हमेशा इतना ह्यूमिड रहता है क्या? मोस्ट लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री टेक्सटाइल। तो WPI हमें क्लियर हो गया। इसको मेजर करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, निकालता है डाटा और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और WPI कैलकुलेशन का बेस ईयर अभी कौन सा है? कोई रेफरेंस ईयर तो लेते होंगे। 2011-12 था, अभी 17-18 हो गया। 11-12 था, अभी 17-18 हो गया। और CPI का क्या मीनिंग है? वेरी सिंपल, फाइनली कस्टमर शॉपकीपर को क्या प्राइस पे करता है? होलसेल मार्केट WPI, कस्टमर जो पे कर रहा है शॉपकीपर को अराउंड 700 आइटम का बास्केट, दैट इज CPI। कस्टमर शॉपकीपर को पे कर रहा है CPI। नहीं आया समझ? होलसेल मार्केट में 697 आइटम के बास्केट के रेट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये WPI है। होलसेल मार्केट लिखा है ऊपर, और CPI का मतलब नाम में कंज्यूमर लिखा हुआ है कि कंज्यूमर शॉप पर क्या पे कर रहा है। कंज्यूमर जब शॉप पर जा रहा है वो क्या प्राइस पे कर रहा है, दैट इज CPI। CPI का कैलकुलेशन करता है CSO, जो GDP कैलकुलेशन भी करता है। कुछ समझ पा रहे हो? टफ हो गई बात, गर्मी लग रही है? लिखो 2 लाइन, पर्दे वर्दे खोल दो ना पीछे, क्यों बंद कर रखे हो?
WPI लिखो। तो इन्फ्लेशन को चेक करने का तरीका है WPI CPI। लिखो, इट इज द एवरेज प्राइस, it is the average price paid by the, it is the average price, it is the average price paid by the wholesaler and manufacturer, it is the average price, ऐसे लिख लो, it is the average price of around 697 items in the wholesale market, ऐसे लिखो, it is the average price of around 697 items basket, it is the average price, it is the average price of around 697 items basket, it is the average price of around 697 items basket, it is the average price of around 697 items basket in the wholesale market, in the wholesale market, it is the average price of around 697 items basket in the wholesale market। WPI लिखो, बेस ईयर है 2017-18, अर्लियर 11-12, करंट बेस ईयर 2017-18, करंट बेस ईयर 2017-18, अर्लियर 2011-12। इसका डाटा रिलीज होता है, देखो वीकली भी आता है, पर वीकली नहीं, उसके बाद फिर मंथली भी रिलीज होता है, वीकली भी आता है, मंथली भी आता है, तो इसका डाटा आता है मंथली। इट्स डाटा रिलीज मंथली बाई, इट्स डाटा रिलीज मंथली, इट्स डाटा रिलीज मंथली बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, इट्स डाटा रिलीज मंथली बाई ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। वीकली डाटा जो आता है वो बहुत सेलेक्टेड आइटम का होता है, और फुल डाटा आता है मंथली। वीकली डाटा आता है कुछ सेलेक्टेड आइटम्स के लिए, और मंथली आता है टोटल। तो WPI का डाटा रिलीज़ होता है मंथली, और इसको पब्लिश करता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र, वही बनाता है ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र। एडवाइज़र की स्पेलिंग ADVISOR, ADVISOR, इकोनॉमिक एडवाइज़र। ब्रैकेट में लिख लो, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वर्क्स अंडर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वर्क्स अंडर, ऑफिस ऑफ इकोनॉमिक एडवाइज़र वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, वर्क्स अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। CPI में लिखो, इट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ अराउंड 700 आइटम्स, it is the average price of around 700 items, it is the average price of around 700 items paid by the customer to the shopkeeper, paid by the customer to the shopkeeper, paid by the customer to the shopkeeper। बेस ईयर है 2018, 2018, अर्लियर 2012, बेस ईयर है 2018, बेस ईयर 2018, अर्लियर 2012, अभी ये 2018, पहले था 12, बेस ईयर 2018, अर्लियर 2012। और डाटा रिलीज बाई CSO मंथली, डाटा रिलीज बाई CSO मंथली, डाटा रिलीज बाई CSO मंथली। और CSO को ये प्रोवाइड कौन करता है? मार्केट सर्वे करके। कौन सी एजेंसी मार्केट में सर्वे करके डाटा इकट्ठा करेगा घूम घूम के और CSO को बताएगा? सेम मिनिस्ट्री में एक ऑफिस है NSSO, NSSO नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, ये CSO को डाटा प्रोवाइड करते हैं। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस, नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस ये मार्केट सर्वे करके CSO को डाटा प्रोवाइड करता है। उसके बाद CSO CPI की लिस्ट जारी करेगा। नहीं आया समझ? मार्केट सर्वे कौन करेगा? NSSO, और डाटा देगा किसको? CSO को,
और CSO इस डाटा को यूज़ करके CPI की लिस्ट बनाएगा। अभी क्लियर है सारी बात? ये किस मिनिस्ट्री में वर्क करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, सेम। कुछ समझ पाए? तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ अभी। इसके बाद फिर इसमें क्वेश्चन बनता है ऑयल को लेकर। ऑयल को लेकर क्वेश्चन आता है कि फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इंपोर्ट हमारा क्या है, एक्सपोर्ट क्या, ऑयल का बर्डन हमारी इकोनॉमी पे ज़्यादा है, वेनेजुएला की प्रॉब्लम क्या चल रही है, ये सारा ऑयल का क्राइसिस है। फिर एनर्जी में रिलेटेड और भी क्वेश्चन आ जाते हैं। उज्ज्वला योजना क्या चीज़ है, ऊर्जा गंगा क्या प्रोजेक्ट है, तापी गैस पाइपलाइन क्या प्रोग्राम है, अभी ऑपरेशनल होने वाली है, ये सारे लिंकिंग में आ जाएंगे एक साथ। शेल गैस क्या होता है, अमेरिका कैसे प्रोडक्शन बढ़ा दिया, कौन सी टेक्निक से अमेरिका प्रोड्यूस कर रहा है शेल गैस, उसका हमारे ऊपर इम्पैक्ट कैसे आ रहा है, ईरान से प्रॉब्लम क्या चल रही है, क्यों अमेरिका ने इंडिया को वार्न किया कि ईरान से आप ऑयल परचेज मत करो, और हम ईरान से ऑयल परचेज करते क्यों हैं। ये सारी चीज़ें सुनते रहते हो न्यूज़ में। अब इसके बाद ये वाला एरिया आता है। तो फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमें क्यों चाहिए? कल मैं बात कर रहा था फॉरेन करेंसी के बारे में, और RBI कस्टोडियन है फॉरेन करेंसी का, वही रिजर्व रखता है। फॉरेन करेंसी का रिजर्व क्यों चाहिए? देखो, वर्ल्ड में जो मैक्सिमम ट्रेड करते हैं, ज़्यादातर पेमेंट हमें करनी पड़ती है डॉलर में। हर कोई आपके रुपए को नहीं पहचानता, हर कोई रुपये एक्सेप्ट नहीं करता, वो आपसे डॉलर डिमांड करते हैं। क्लियर है? तो मैक्सिमम ट्रेड डॉलर में क्यों होता है? वर्ल्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी अमेरिका, इकोनॉमी साइज 18 ट्रिलियन डॉलर। तो लोगों को ज़्यादा फेथ है अमेरिकन इकोनॉमी पे कि जब वर्ल्ड मार्केट कॉलेप्स होगी तो सबसे लास्ट में सिंक होगा, सबसे लास्ट में कॉलेप्स होगा अमेरिका, क्योंकि लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो। तो मैक्सिमम ट्रेड वर्ल्ड में डॉलर में करते हैं लोग। हम जो ऑयल वगैरह परचेज करते हैं उनका पेमेंट भी हमें डॉलर में करना पड़ता है। समझ पा रहे हो? और ईरान से हम ऑयल परचेज क्यों करते हैं? क्योंकि ईरान हमसे रुपी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है, हमारा फ्रेंड है वो। ईरान हमारा फ्रेंड कंट्री है, तो ईरान से हम 60% से ज़्यादा ऑयल परचेज करते हैं क्योंकि वो हमसे रुपी पेमेंट एक्सेप्ट कर लेता है। पर अदर कंट्री हमसे डॉलर मांगेंगे। अमेरिका क्या कह रहा है कि ईरान से आप ऑयल परचेज मत करो। अब देखो, डॉलर प्रिंट कौन करता है? अमेरिका, अमेरिकन करेंसी है, और वर्ल्ड में सबको डॉलर चाहिए इंपोर्ट करने के लिए। आप कुछ परचेज करोगे तो बदले में डॉलर दोगे, सबको डॉलर चाहिए। अब आप ये बताओ, डॉलर प्रिंट कर रहा है US, और वर्ल्ड में डिमांड अगर डॉलर की बढ़ने लग जाए, सबको ट्रेड करने के लिए डॉलर चाहिए। क्लियर है? डॉलर की सप्लाई है लिमिटेड और डॉलर की डिमांड ज़्यादा हो जाए, सबको डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए, तो डॉलर के प्राइस क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। तो कभी वो डॉलर 60 रुपये का, कभी काम नहीं कर रहा मैं तुम्हारा, ये बार बार ब्रेक हो रही है आवाज़, ये चल रहा है। तो डॉलर के प्राइस कभी 60, कभी 70, कभी 65 चलता, ये वैरी करता रहेगा। मतलब सेम डॉलर डिफरेंट वैल्यू का बिक रहा है, वो डिपेंड कर रहा है डिमांड सप्लाई कितनी आ रही है। अगर ऑयल आप बहुत ज़्यादा परचेज करोगे तो डॉलर आपको ज़्यादा चाहिए पेमेंट करने के लिए। जो आप इंपोर्ट करते हो, जो चीज़ें हम इंपोर्ट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट में पेमेंट करने के लिए वी नीड मोर डॉलर, वी नीड मोर डॉलर। जितना ज़्यादा इंपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा डॉलर चाहिए पेमेंट करने के लिए। तो डॉलर की सप्लाई लिमिटेड, डिमांड इज़ हाई। किसी भी चीज़ का सप्लाई लिमिटेड हो, डिमांड हाई हो जाए तो उसका प्राइस क्या हो जाएगा? इंक्रीज़ कर जाएगा। तो क्या ये हमारी इकोनॉमी के लिए बेटर है? नहीं। इंपोर्ट करना इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाता है क्योंकि हमारी इकोनॉमी वीक होती जाएगी। तो एक्सपोर्ट करना बेटर है या इंपोर्ट करना बेटर है? एक्सपोर्ट करना बेटर है, एक्सपोर्ट ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, मिटा दीजिए। तो फॉरेन करेंसी की रिजर्व क्यों चाहिए हमें? ताकि ईजिली हम इंपोर्ट कर पाएँ। फॉरेन करेंसी का रिजर्व हमें क्यों चाहिए? ताकि ईजिली हम इंपोर्ट कर पाएँ। तो RBI फॉरेन करेंसी वगैरह भी मेंटेन रखता है, ये उसके फंक्शन का एक पार्ट ये भी है, कस्टोडियन है फॉरेन करेंसी का।